हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल शिक्षा कंपटीशन। और उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। यहाँ पे हमारा जो टॉपिक है वो है सीटेट यूपी टेट के लिए जो लेवल 2 6 to 8 लेवल की आप तैयारी कर रहे हैं। तो एसएसटी यहाँ पर हम पेपर 2 के बारे में देखेंगे। यहाँ पर 50 क्वेश्चंस हैं और जो उम्मीद करती हूँ ये सभी आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेंगे। वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगी, लेकिन प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। सब्सक्राइब करके कम से कम अनसब्सक्राइब तो ना करें, है ना। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें प्लीज़। तो चलते हैं हम हमारे फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। खाद्यान्नों की कृषि सर्वप्रथम किस काल में प्रारंभ हुई थी? यानी कि खाद्यान्न जो गेहूँ अनाज वगैरह ये जो हम करते हैं, तो इनकी कृषि सबसे पहले किस काल में प्रारंभ हुई थी? तो ये हुई थी नवपाषाण काल में। किस में हुई थी? नवपाषाण काल में हुई थी। किस स्थान से प्राचीनतम स्थायी जीवन के प्रमाण मिले हैं? तो ये मिले हैं मेहरगढ़ से। कहाँ से मिले हैं? मेहरगढ़ से मिले हैं। कौन सा स्थान है जहाँ से सबसे ज़्यादा पुराना स्थायी जीवन कि हाँ वहाँ पर लोग परमानेंट रहने लगे थे, एक ही जगह पर रहने लगे थे, वो इधर उधर नहीं भटक रहे थे। तो ये प्रमाण मिले हैं मेहरगढ़ से। नवदा टोली स्थान किस राज्य में अवस्थित है? तो ये नवदा टोली जो स्थान है ये है मध्य प्रदेश के अंदर। कपास की खेती का आरंभ सबसे पहले किस देश ने किया? तो ये भारत ने किया है। हड़प्पा संस्कृति की मोहरों पर किन पशुओं का अंकन नहीं मिलता है? ये पूछा गया था पहले क्वेश्चंस कि इसमें 4 ऑप्शन आपको दे दिए गए कि इनमें से कौन सा पशु है जो हड़प्पा संस्कृति की मोहरों पर अंकित नहीं है। तो इसमें से 3 आपको याद रखनी है, बैल, हाथी और भेड़। ठीक है, बैल का है, हाथी का है और भेड़ का है। इसमें घोड़ा वगैरह या भैंस वगैरह नहीं है। सिंधु घाटी सभ्यता की विकसित अवस्था में किस स्थल से घरों में कुओं के अवशेष मिले हैं? वो भी कुएं भी बिल्कुल विकसित अवस्था में मिले हैं। तो ये कहाँ से मिले हैं? मोहनजोदड़ो से, जहाँ से बड़े बड़े अन्नागार और स्नानागार प्राप्त हुए हैं। सिंधु घाटी सभ्यता का पत्तन नगर कौन सा था? पत्तन किसको बोलते हैं? बंदरगाह को बोला जाता है। और मैंने आपको पहले भी लास्ट वीडियोज़ जो हम लास्ट वीडियो में पढ़ चुके हैं, अगर आपने लास्ट वीडियो नहीं देखी है मेरी तो आप ज़रूर देख लेना। प्लेलिस्ट बनी हुई है, हिंदी साहित्य की भी है, और आप यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए भी मैंने वीडियोज़ डाली हुई हैं और उस पर भी काम चल रहा है ना। डेली उसकी आपको एक वीडियो मिल जाती है। और पत्तन नगर कौन सा था? लोथल गुजरात था। आपने लास्ट वीडियो में पढ़ लिया होगा, नहीं पढ़ा है तो आप एक बार देख लेना, बहुत अच्छे से मैंने वहाँ पर समझा दिया था कि ये सबसे बड़ा बंदरगाह था और ये गुजरात के अंदर है। पत्तन किसको बोलते हैं? बंदरगाह को ही बोला जाता है, जिसको हम पोर्ट भी बोलते हैं। भारतीय शिक्षा आयोग को किस नाम से जाना जाता है? तो ये कोठारी आयोग के नाम से जाना जाता है भारतीय शिक्षा आयोग को। किस शासक ने 4 अश्वमेध यज्ञ का संपादन किया था? तो ये प्रवरसेन प्रथम ने किया था। किसने किया था? प्रवरसेन प्रथम ने 4 अश्वमेध यज्ञ करवाए थे, है ना, ये याद रखना। अश्वमेध यज्ञ वही जो आपने रामायण में सुना होगा। किस मंदिर को विदर्भ के खजुराहो के रूप में भी जाना जाता है? तो ये जाना जाता है मार्कंडेश्वर मंदिर को। ठीक है, विदर्भ के खजुराहो के रूप में किसको जाना जाता है? तो मार्कंडेश्वर मंदिर को जाना जाता है। बाघ गुफाएं कहाँ पर हैं? तो ये मध्य प्रदेश के अंदर हैं, ये ध्यान रखेंगे। बाघ गुफाएं कहाँ पर हैं? मध्य प्रदेश के अंदर हैं। और अजंता और एलोरा की गुफाएं ये कहाँ पर हैं? तो ये महाराष्ट्र के अंदर है। इनमें हम बहुत कंफ्यूज होते हैं। बहुत इजी इजी क्वेश्चन हैं, आपको देखने में लगेंगे कि बहुत इजी हैं, लेकिन कई बार ये इजी ही है जो हमें आगे नहीं बढ़ने देते, है ना। इनको हम कई बार छोड़ देते हैं कि इजी नहीं आते, बल्कि पेपरों में यही आते हैं, बस थोड़ा सा इनको टफ बना करके दे दिया जाता है। किस राजवंश ने प्रसिद्ध खजुराहो के मंदिर बनवाए? तो खजुराहो के जो मंदिर बनवाए थे वो बनवाए थे चंदेल शासकों ने। गांधार कला शैली किसका मिश्रण है? भारतीय और यूनानी कला का। ठीक है, संश्लेषण है या मिश्रण है? तो ये किसका है? भारतीय और यूनानी कला दोनों का मिश्रण है गांधार कला शैली। लीलावती पुस्तक के आचार्य पुस्तक के लेखक कौन थे? सॉरी, तो ये थे भास्कराचार्य। कौन थे? भास्कराचार्य ने लिखी थी लीलावती पुस्तक। जो यहाँ है वह अन्यत्र भी है। अन्यत्र का मतलब होता है दूसरी जगह। जो यहाँ नहीं है वह कहीं नहीं है। यह किस ग्रंथ में कहा गया है? तो ये कहा गया है महाभारत में। किस में कहा गया है?
महाभारत के अंदर ऐसा बोला गया है। दिल्ली का प्रथम मुस्लिम शासक कौन था? तो ये था कुतुबुद्दीन ऐबक। हमने जो लास्ट वीडियोस में पढ़ा है वो टॉपिक वाइज पढ़ा था, और आज के जो ये क्वेश्चन आप देख रहे हैं ये सारे टॉपिक में से मिला कर के लिए गए हैं, मतलब डिफरेंट टॉपिक से लिए गए हैं अलग अलग से, तो इसीलिए इसमें 50 क्वेश्चंस हैं। ठीक है, वैसे आपके पेपर में 60 क्वेश्चन आएंगे। अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा प्लीज़ सपोर्ट करेंगे, शेयर करेंगे चैनल को और सब्सक्राइब कर लेंगे तो आपके लिए और भी बहुत कुछ मतलब मेहनत करेंगे बिल्कुल। लेकिन प्लीज़ आपको एक थोड़ा सा बस इतना छोटा सा काम करना है, जितने भी बच्चे देख रहे हैं तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। किस मध्यवर्ती शासक ने पूरा 1 वर्ष मेवों के दमन और दिल्ली के निकटवर्ती जंगल कटवाने में समर्पित कर दिए? भाई ये है बलबन, जो लौह और रक्त नीति में भी विश्वास करता था। इसका एक क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, लौह और रक्त नीति में विश्वास कौन करता था? तो बलबन करता था। और इसने 1 साल तो पूरा जो दिल्ली के निकटवर्ती यानी कि दिल्ली के आसपास जो जंगल थे उनको कटवा दिया, और वहाँ पर जो मेवे मेवे आप समझते होंगे ड्राई फ्रूट्स जो होते हैं, तो उनको उनके दमन में ही पूरा 1 साल लगा दिया। गृह कर लगाने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान कौन था? तो ये था अलाउद्दीन खिलजी। कौन था? गृह कर यानी कि घरों पर भी इसने क्या लगा दिया? कर लगा दिया, टैक्स। मोहम्मद बिन तुगलक अपनी राजधानी दिल्ली से कहाँ पर स्थानांतरित करके ले गया था? तो ये ले गया था दौलताबाद के अंदर। कहाँ पर? दौलताबाद के अंदर ले गया था। किस शासक ने गुलरुखी उपनाम से अपनी कविताओं की रचना की? तो ये की है सिकंदर लोदी ने। गुलरुखी उपनाम से, इनका नाम आप ध्यान रखेंगे, ये इन्होंने गुलरुखी उपनाम से अपनी कविताओं की रचना की है सिकंदर लोदी ने। कुतुब मीनार के निर्माण में किस किस ने योगदान दिया? ये प्रीवियस क्वेश्चन से पूछा गया था कि कुतुब मीनार का निर्माण सबसे पहले कुतुबुद्दीन ऐबक ने शुरू किया था, तभी तो इसका नाम कुतुब मीनार है। लेकिन बाद में वो बेचारा चल बसा, है ना। फिर इल्तुतमिश ने, जो इसके बाद में शासक बना, और फिर इसमें तब भी ये अधूरा रह गया था, फिर ये फिरोज शाह तुगलक ने इसको क्या किया? पूरा क्या करवाया था। दिल्ली में पुराना किला, ये है पुराना किला के सॉरी ये भावनाओं नहीं है, ये है भवनों। भवनों का निर्माण किसने करवाया था? तो पुराना किला के जो भवन बनाए गए हैं वो शेर शाह के द्वारा बनाए गए हैं। कौन है? शेर शाह सूरी के द्वारा। दक्षिण में बहमनी राज्य का संस्थापक निम्न में से कौन था? तो ये था हसन गंगू। बहमनी राज्य का संस्थापक, ये सारे टॉपिक आपके सिलेबस में हैं और वहीं से ही आपके सिलेबस से ही सारा जो ये मैंने बनाया है प्रैक्टिस सेट, तो उसी से बनाया है। कृष्णदेव राय के दरबार में अष्ट दिग्गज का कौन थे? तो अष्ट दिग्गज कवि, अब कवि याद रख लेना, उसमें क्या है कि 4 ऑप्शन जब हमारे सामने आते हैं ना, 8 8 तेलुगु कवि, 8 तमिल कवि, ऐसे करके वो पूछता है, तो वहाँ पर हम कंफ्यूज हो जाते हैं। तो ये है 8 तेलुगु कवि। कौन थे? तेलुगु जो कवि थे उनको अष्ट दिग्गज कहा जाता था कृष्णदेव राय के दरबार में। अब्दुल रज्जाक विजयनगर किसके शासनकाल में आया था? तो अब्दुल रज्जाक यहाँ पर घूमने आया था। कब आया था? तो यह आया था देवराय सेकंड के शासनकाल में। किसके शासनकाल में? देवराय सेकंड। ये फर्स्ट और सेकंड का आप बहुत अच्छे से याद रखे करें, क्योंकि इनमें बहुत कन्फ्यूजन होता है। अपनी मुद्रा विजय काव्य में अपने पति के विजय अभियानों का वर्णन करने वाली कवयित्री कौन सी हैं? तो ये थी गंगा देवी। कौन थी? गंगा देवी थी। गंगा देवी ने एक काव्य लिखा था मुद्रा विजय। ठीक है, मुद्रा विजय, और इसमें इसने अपने पति के विजय अभियानों का क्या किया था? वर्णन किया था। हुजूर साहब का गुरुद्वारा किसकी याद में बना था? तो ये बना था गुरु नानक की याद में। हुजूर साहब का गुरुद्वारा गुरु नानक की याद में बना था। भारत में पोलो खेल का प्रचलन किसने किया था? तो ये तुर्कों ने किया था। किसने? तुर्कों ने। सल्तनत काल में सैन्य विभाग के अध्यक्ष को क्या कहा जाता था? ये कहा जाता था आरिज ए मुमलिक। क्या कहा जाता था? आरिज ए मुमलिक। हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप की राजपूत सेना है, ये सेना का सेनापति कौन था? ये था हकीम खान सूर। इसका पूरा नाम है हकीम खान सूर। जो अकबर था, अकबर हल्दी घाटी का जो युद्ध हुआ था अकबर और महाराणा प्रताप के बीच में हुआ था, और अकबर की जो सेना थी मुग़ल सेना,
उसका सेनापति कौन था? एक राजपूत था। कौन था? राजपूत, यानी कि उसकी जो बेगम थी जोधा बेगम, जोधा बेगम का जो भतीजा था, भतीजा उसका मान सिंह नाम था। तो मान सिंह कौन था? उसकी मुगल सेना का सेनापति था। वो इधर से राजपूत लड़ रहा था, और किससे लड़ रहा था? राजपूतों से ही लड़ रहा था। लेकिन राजपूतों का जो सेनापति था महाराणा प्रताप की सेना का, वो था हकीम खान सूर, एक मुस्लिम था, है ना। क्या गजब की बात है। किस राजपूताना राज्य ने अकबर की संप्रभुता स्वयं स्वीकार नहीं की थी? तो ये मेवाड़ ने की नहीं की थी। मेवाड़ कहाँ पर है? ये राजस्थान के अंदर है। किसके अंदर है? राजस्थान के अंदर है। उधर का जो एरिया है ना, उदयपुर, उदयपुर वगैरह का, तो ये यहाँ पर मेवाड़ है। मेवाड़ ने क्या नहीं की थी? संप्रभुता स्वीकार नहीं की थी अकबर की। मुगल सम्राट जहांगीर ने किसे इंग्लिश खान की उपाधि दी थी? तो ये दी थी विलियम हॉकिंस को। किसको दी थी? विलियम हॉकिंस को दी थी। किस मुगल शासक ने सेना में सबसे अधिक राजपूत एवं मराठा सेनापतियों को रखा था? तो ये रखा था औरंगजेब ने। यहाँ पर अगर ये क्वेश्चन हमारे सामने आ गया और नहीं पढ़ा है, तो हम पक्का वहाँ पर अकबर करके आएंगे, और अकबर ऑप्शन में 100% मिलेगा ही मिलेगा। लेकिन ये अकबर ने नहीं रखे थे। सबसे ज़्यादा किसने रखे थे? औरंगजेब ने, यानी कि जो अकबर का पोता था। पोता मतलब पोते का भी बेटा, है ना। इनका भी आप क्रम याद रख लेना, कई बार पूछ लिया जाता है। सबसे पहले बाबर आया था, बाबर का बेटा था हुमायूं, है ना। वो हुमायूं, और हुमायूं के बाद कौन था? अकबर, अकबर का बेटा था जहांगीर, जहांगीर का बेटा था शाहजहां, और शाहजहां का बेटा था औरंगजेब। तो ऐसे करके इनका क्रम भी आप याद रख लेना। मुगल सम्राट औरंगजेब कौन सा वाद्य यंत्र बजाने में माहिर था? है ना। तो ये था वीणा। वीणा बजाता था कौन? औरंगजेब, है ना, याद रखना। औरंगजेब की 1707 ईस्वी में मृत्यु हो गई, है ना। औरंगजेब की, यानी कि जो मुगलों का जो शासन था वो 1526-27 से यहाँ पर शुरू हुआ था, और ये 1707 तक इन पूरे खानदान ने क्या कर लिया, यहाँ पर शासन करके गए। और औरंगजेब की मृत्यु के बाद सत्ता किसने संभाली थी? तो ये संभाली थी बहादुर शाह प्रथम ने। किसने? बहादुर शाह प्रथम ने संभाली थी। जहांगीर के दरबार में पक्षियों का सबसे बड़ा चित्रकार कौन था? तो ये था मंसूर। जहांगीर के दरबार में कौन सा मकबरा द्वितीय ताजमहल कहलाता है? तो ये है एतमादुद्दौला का मकबरा। कौन सा मकबरा है जो द्वितीय ताजमहल जिसको कहा जाता है, दूसरा ताजमहल? तो ये है एतमादुद्दौला का मकबरा। अयोध्या में स्थित बाबरी मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? तो ये करवाया था मीर बाकी ने। किसने? मीर बाकी इसका पूरा नाम है, खाली मीर नहीं है, मीर बाकी। ठीक है, नाम आप याद रखना। मुगल साम्राज्य के पतन के लिए जागीर संकट के सिद्धांत को, ये सिद्धांत है जागीर संकट के सिद्धांत को प्रतिपादित करने वाले प्रथम इतिहासकार कौन थे? तो इनका नाम है सतीश चंद्र। कौन थे? मुगल साम्राज्य के पतन के लिए जागीर संकट के सिद्धांत को प्रतिपादित किया था सतीश चंद्र ने। टीपू सुल टीपू सुल्तान ने ब्रिटिश सेना को 1780 में कहाँ हराया था? तो ये हराया था पालीलुर में। कहाँ पर? टीपू टीपू सुल्तान ने ब्रिटिश सेना को 1780 में हराया था पालीलुर में। नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पर क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट सर्वप्रथम कब अधिनियमित किया गया था? तो ये 1871 ईस्वी में क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट, ठीक है, ये याद रखेंगे आप। 1857 ईस्वी में किसने इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय बनाया था अपना? तो ये 1857 के समय पर जो गवर्नर था वो कौन था? लॉर्ड कैनिंग था। और जब कैनिंग है तो उसे वही क्या बनाएगा? इलाहाबाद को उसने अपना इमरजेंसी में हेडक्वार्टर अपना बना लिया था। ठीक है भाई, एक और लास्ट टाइम कहूँगी, प्लीज़ जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर लेना। ज़्यादा से ज़्यादा प्लीज़ सपोर्ट और शेयर ज़रूर करना, क्योंकि अगर आप शेयर ही नहीं करेंगे, आप सपोर्ट ही नहीं करेंगे, आप सब्सक्राइब ही नहीं करेंगे चैनल को, तो फिर क्या है कि मन नहीं करता कि मतलब आगे हम इतनी मेहनत करें। अगर कोई पसंद ही नहीं कर रहा है, कोई देखना ही नहीं चाहता है, तो फिर इतनी मेहनत किस लिए, है ना। तो प्लीज़ आप ऐसा ना करें, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें चैनल को।
1857 के विद्रोह को भारत की स्वतंत्रता की पहली लड़ाई किस महापुरुष ने कहा था? भारत की स्वतंत्रता की पहली लड़ाई कहा था वीडी सावरकर ने। 1857 की पहली स्वतंत्रता की लड़ाई कहाँ से प्रारंभ हुई थी? तो ये हुई थी मेरठ से। कहाँ से हुई थी? मेरठ से शुरुआत हुई थी इसकी। सबसे पहले जो मंगल पांडे थे वो मेरठ में ही थे और वहीं से इसकी क्या हो गई? शुरुआत हो गई थी। भारतीय भाषा में 1857 के विप्लव के कारणों पर लिखने वाला प्रथम भारतीय कौन था? तो ये था सैयद अहमद खान। ठीक है, 1857 का जो क्रांति हुई थी उस पर भारतीय भाषा में सबसे पहले किसने लिखा था? तो ये लिखा था सैयद अहमद खान ने। ईश्वर के बारे में सोचने के लिए मेरे पास वक्त नहीं है, क्योंकि अभी इस धरती पर बहुत काम किया जाना है। यह कथन किसका था? तो ये था स्वामी ईश्वर चंद्र विद्यासागर का। ठीक है, स्वामी ईश्वर चंद्र विद्यासागर। नेटिव मैरिज एक्ट किस वर्ष पारित किया गया था? तो 1872 में किया गया था। ठीक है, नेटिव मैरिज एक्ट। महाराष्ट्र में प्रार्थना समाज का मुख्य संचालक कौन था? तो ये थे MG रानाडे। महाराष्ट्र में प्रार्थना समाज किसके नेतृत्व में स्थापित किया गया था? ये किया गया था केशव चंद्र सेन के नेतृत्व में। तो ये हमारे यहाँ पर 50 क्वेश्चंस हैं कंप्लीट। नंबर नहीं डले हैं लेकिन मुझे पता है 50 क्वेश्चन हमने यहाँ पर देख लिए। और बस यही उम्मीद है कि आपके लिए हेल्पफुल रहे, बिल्कुल रहेगी, क्योंकि बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस हैं जो ज़्यादातर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं घुमा फिरा के। तो इनकी थोड़ी सी लैंग्वेज बस टफ मिलेगी और कुछ नहीं है। क्वेश्चन यही होते हैं। अगर आपको इजी क्वेश्चन याद है तो आप कठिन भी कर ही ले जाएंगे। अगर इजी याद नहीं है तो कठिन को कैसे करोगे? तो चलते हैं, बाय बाय आज के लिए। कल नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं हम। 60 क्वेश्चंस आपके लिए लेके आऊँगी, लेकिन प्लीज़ उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कर लेना।